2019 जब मैंने पहली एसआईपी अपनी शुरू की थी, वो थी ₹2000 पर मंथ की और नवंबर 2023 में मैंने अपने फ्लैट का गृह प्रवेश किया, जिसके लिए मैंने कोई लोन भी नहीं लिया। सुन के आपको थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, तो मैं आज इसी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे एक बंदा जिसके अकाउंट में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए भी नहीं थे, वो बंदा 4 साल में कैसे इस स्टेज पे पहुँच गया कि उसने अपना फ्लैट खरीद लिया और वो भी बिना लोन के। मेरी इस स्टोरी के थ्रू आप सीखोगे कि कैसे अपनी लाइफ में बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेके सिर्फ आप वो भी कर सकते हो जो आपने कभी सपने में देखा होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल शुरू से। जब मैं जॉब कर रहा था, उस ड्यूरेशन में मेरी सैलरी अराउंड 50,000 रुपीज के आसपास थी, उसमें भी 500 रुपए के आसपास कमी थी। उस समय यानी कि 2029 में ऑलमोस्ट मुझे जॉब करते हुए 8 साल के आसपास हो चुके थे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरी सेविंग 1 लाख रुपए भी नहीं थी और उससे पहले मैंने जितना भी कमाया, ऐसा नहीं कि मैंने वेस्ट किया, लेकिन मैं कुछ बचा नहीं पाया। अपनी फैमिली जो मेरा होम टाउन था, उसकी रिक्वायरमेंट में वो सारी सेविंग्स मेरी चली गई। लेकिन जब बेसिक मेरे घर पे मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाना है और मेरे पास भी पैसे होने चाहिए और तभी मैंने अपनी पहली एसआईपी शुरू की थी और उसके बाद मैं धीरे-धीरे फाइनेंस वर्ल्ड में उतरा और चीज़ें सीखने लगा कि कैसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन मेकर बना जाए। तो मेरी ये जर्नी 2029 से शुरू हुई और जब मेरी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर ही लगभग ये भाप लिया था कि इस तरीके से इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें नहीं इम्प्रूव हो सकती और उस समय मैंने एक सपना देखा था कि मैं अपने अकाउंट में 10 लाख रुपीस चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर आप 10 लाख रुपीस बचा के किसी भी तरीके से, चाहे आप वो सेविंग से बचा लो या आप इन्वेस्ट करके उसको 10 लाख बना लो, लेकिन अगर आप 10 लाख सही समय पे बना लिए और उसको 30 साल ग्रो होने का समय देते हो, तब मुझे ये समझ में आ गया था कि आप रिटायर बिल्कुल ईज़िली हो सकते हो। आपको एक डिसेंट अमाउंट आपके रिटायरमेंट में उसके इंटरेस्ट से कमा लोगे आप। उस समय मेरा सपना 10 लाख रुपए का था, लेकिन वो 10 लाख भी मुझे बचाने मुश्किल हो रहे थे क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो मैं बाहर रहता था और उसकी वजह से क्या होता था कि खुद के ही एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते थे कि सैलरी से कुछ बच नहीं पाता था सही तरीके से जो मैं चाहता था। जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 50,000 रुपए तो एटलीस्ट बचाऊँ, लेकिन मेरी सैलरी 50,000 रुपए थी तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। कितना भी आप कम करोगे, तो भी अराउंड 25,000 रुपए के आसपास तो खर्च हो ही जाते थे अकेले की भी कॉस्टिंग में, वो भी एक नॉर्मल शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, फैमिली में कोई बिज़नेस नहीं था, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था और उस दौरान मैंने यूट्यूब को एक्सप्लोर किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा। 2-3 आइडियाज़ के साथ था और मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया क्योंकि मैं उस समय मैरिड भी नहीं था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जब मैंने जॉब छोड़ी तो उससे पहले मैंने 2.5 लाख रुपए बचा लिए थे अपने अकाउंट में और जो मेरे म्यूचुअल फंड में मैंने बताया वो अमाउंट था और ये बात है कोविड के अराउंड 7-8 महीने या 9 महीने पहले की। उसके बाद मैं अपने होम टाउन चला गया और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू किया और उस दौरान ही इसी ड्यूरेशन में जब तक मेरा यूट्यूब चैनल चला भी नहीं था, मेरे सेविंग में से जो 2.5 लाख थे उसमें से 1.5 लाख रुपए जा चुके थे। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए और जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो पैसे थे। तो फिर इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और मेरा यूट्यूब चैनल 3-4 महीने बाद ही मोनेटाइज़ हो गया और धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू कर गया। और अगले 2 साल में लगभग मैंने यूट्यूब से 17-18 लाख रुपीस के आसपास अर्न कर लिए। और अगर आप एवरेज निकालते हो तो इसमें एवरेज उतना ही आएगा लगभग जितनी मेरी सैलरी थी। बस डिफरेंस ये है कि ये काम मैंने क्योंकि अपने घर से किया था, तो मेरे कुछ खर्चे नहीं थे क्योंकि रहना फ्री, खाना फ्री और मेरे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी नहीं थे कि मेरा कुछ खर्च हो, तो ऑलमोस्ट मैं जितना कमाता था, उतना सब कुछ मेरा बच ही जाता था। कुछ 4-5 हज़ार रुपए अगर खर्च होते थे, तो होते थे। 2 साल के आसपास यूट्यूब चलाने के बाद कुछ ऐसे मेरे सामने पर्सनल रीज़न्स आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपना यूट्यूब चैनल बेचना पड़ा और संजोग से एक अच्छी मैं कहूँगा अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली, किस्मत ने भी मेरा साथ दिया उस समय। कि मुझे उस यूट्यूब चैनल का बायर मिल गया क्योंकि यूट्यूब चैनल कोई ऐसा एसेट नहीं है कि आप बेचना चाहो और बिक जाए। तो मुझे लेकिन अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी मिली और मैंने अराउंड 10 लाख रुपए में अपना यूट्यूब चैनल बेच दिया। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल तक मेरी अपनी पर्सनल कोई इनकम नहीं थी। मैं किसी चीज़ में ऐसी जगह बिज़ी हो गया था, तो मेरी कोई इनकम नहीं थी। तो अराउंड आप देखते हो जब मैंने जॉब छोड़ा, उससे लेके 3 साल के आस-पास तक का जो समय था, इसमें मैंने कमाए लगभग 17-18 लाख रुपए यूट्यूब से और 10 लाख रुपए चैनल को बेच के। तो अराउंड 27-28 लाख रुपए मेरे पास हो गए। तो यहाँ पे मेरे लगभग ढाई 3 साल की इनकम के बारे में तो आपको पता चला। मैं एक्सपेंस के बारे में बात करता हूँ और ये जो पीछे यूट्यूब बटन आपको दिख रहा है, ये प्ले बटन मुझे उसी चैनल के लिए मिला हुआ था।
तो जो मेरे एक्सपेंसेस हुए उन 27-28 लाख रुपए में से वो मेजरली थे अराउंड 10 लाख रुपए के। लगभग 5 लाख रुपए मैंने अपनी शादी में खर्च किए हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग हनीमून था वो। 1 लाख रुपए मेरे यूट्यूब गैजेट में खर्च हुए थे और 4 लाख रुपए के अराउंड अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि आप घर में हो तो अराउंड मैंने बताया 5,000 रुपए हर महीने आपके खर्च हो रहे हैं। फिर मेरी शादी हो गई तो वो एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। इस तरीके से करके वो हमारे एक्सपेंसेस चलते रहे और 10 लाख रुपए के अराउंड मेरे खर्च हुए और ऑलमोस्ट 17-18 लाख रुपए के आसपास मेरे पास थे। जिन 17-18 लाख रुपए को मैंने बहुत ही वाइज़ली इन्वेस्ट किया और मैंने ये सोचा कि आगे देखेंगे क्या होगा, पर उस समय तक मैंने उन पैसों को, क्योंकि मेरा सपना तो 10 लाख रुपए ही था और मुझे 17-18 लाख रुपए लगभग मेरे पास आ चुके थे, तो मुझे एक बहुत खुशी थी उस पैसों की और मुझे ये था कि मुझे इस पैसे को प्रोटेक्ट करके रखना है। मैंने कुछ सोचा नहीं था उस समय कि मैं आगे इन पैसों का क्या करूँगा। मुझे बस ये था कि मुझे इन पैसों को ग्रो करना है। उसके बाद फिर टाइम आता है जब मैंने जॉब रीस्टार्ट करने के बारे में सोचा और मेरी वाइफ़ पहले से ही वर्किंग थी और मैंने बताया कि उसने हम लोगों का, दोनों लोगों का खर्च भी उठाया था लगभग 1 साल के अराउंड में। और उसके बाद जब आपका 2022 एंड हो रहा था, दिसंबर 2022 के आसपास से मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों ने मिलके जॉब करना शुरू किया। वो तो कर ही रही थी, मैंने भी रीस्टार्ट किया और उसके बाद से हम दोनों मिलके लगभग अराउंड 1,25,000 रुपए के आसपास कमाते थे। और जिसमें से आपको जान के शायद थोड़ा अजीब भी लगेगा, पर अराउंड 30 से 35,000 रुपए के आसपास हमारा खर्च था। कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, पर मोटा-मोटी यही रहता था। यानी कि 85 से 90,000 के आसपास हम हर महीने सेव किया करते थे। और जस्ट 10-12 महीने हमने जॉब किया था और हमारे पास अराउंड 10 लाख प्लस में अमाउंट पहुँच गया था उन पैसों का। और जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 17-18 लाख रुपीस के आसपास का, वो भी ग्रो होके लगभग 27-28 लाख रुपए के आसपास पहुँच गया था। क्योंकि आपको पता था कोविड के बाद जो बुल रन था वो बहुत ही अच्छा चला था, जिसमें अभी प्रॉब्लम चल रही है पिछले 6 महीने से। तो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा ग्रो हुआ, लगभग 10 लाख मेरे जो खर्च हुए थे वो मेरे पास फिर से आ गए थे। 27-28 लाख रुपए मेरे पास हो गए थे, 10 लाख रुपए हमने और बचा लिए थे। और इस ड्यूरेशन में जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ़ को कार का शौक था और मिडल क्लास में किसको नहीं होता, मुझे भी था, पर मुझे उतना ज़्यादा नहीं था, मेरी वाइफ़ को थोड़ा ज़्यादा था। पर हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग पहले घर के बारे में सोचेंगे, कार बाद में सोचते हैं। और सवा लाख की इनकम होने के बाद भी हम लोग जहाँ पे रहते थे उस जगह का रेंट था 10,000 रुपीज़। और इसी वजह से हम अपना जो एक्सपेंस था वो लगभग 35,000 में मैनेज कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास रेंट की कॉस्ट नहीं थी। नहीं तो जो मेरे नोन में जितने भी लोग हैं, जो 1 लाख सवा लाख रुपए कमाते हैं, वो कोई भी रेयरली कोई ऐसा होगा जो 20,000 पर मंथ के रेंट से कम दे रहा हो। सब इससे ज़्यादा देते थे। पर हम लोग 10,000 के रेंट पे रहते थे। उसके बाद फिर जब हमारे पास इतना पैसा हो गया कि जैसा मैंने बताया कि 10 लाख रुपीज़ इधर बचे और अराउंड 28-30 लाख रुपीज़ के आसपास मेरा प्रीवियस था। तो 40 लाख रुपीज़ के आसपास तो हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट थे। इसके अलावा जो मेरी वाइफ़ की सेविंग्स थी, जो उसने बहुत पहले से जॉब करके रखा हुआ था, तो वो सारे उसके अपने अलग थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेन बात की जाए 40 लाख रुपीज़ हमारे पास हो गए थे। तब हमने मतलब उसके 6 महीने पहले से सोचना शुरू कर दिया था कि शायद अब एक घर ले लेना चाहिए हमें। क्योंकि घर से क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें जो रेंट के मकान में आप नहीं कर पाते हो, वो आप अपने घर में कर सकते हो, एक इंडिपेंडेंस फ़ील होती है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए घर में था मेरा मन और मेरा बचपना कुछ ऐसा बीता है, क्योंकि पूरा बचपना रेंट के ही मकान पे बीता है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। तो इस वजह से भी मैं चाहता था कि एक अपना फ्लैट होना चाहिए या घर होना चाहिए। फिर हम लोगों ने घर देखना शुरू किया और कहीं भी मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे ना, तो आपको किसी भी 2 बीएचके आप मकान ढूँढने जाओगे, तो कहीं भी अच्छी सोसाइटी में अगर आप जाते हो, जो हाई राइज़ होते हैं, उसमें आपको मतलब 60-70 लाख रुपीज़ से नीचे वो बात भी नहीं करते हैं और थोड़ा भी अच्छे में और चले गए, तो 1 करोड़ रुपए से शुरुआत होती है वहाँ पे। तो उस समय हमें डिसाइड करना था कि हमें क्या करना है, जबकि अगर हम चाहते तो हम 40 लाख रुपए पूरा डाउन पेमेंट करके भी हम ले सकते थे। 40 रुपए का डाउन पेमेंट करते और 40 लाख का लोन कराते, वो हम ईज़िली मैनेज कर सकते थे। पर मैं हमेशा मेरी सोच ये रही है कि आपको फ़ाइनेंशियली थोड़ा-सा फ्री रहना चाहिए। कभी भी बहुत प्रेशर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में फिर आप ना मजबूरी में फँस जाते हो, आप बहुत सारे डिसीज़न नहीं ले पाते हो। जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूब शुरू किया। क्योंकि मेरे ऊपर कोई ऐसा लोन का प्रेशर नहीं था, इसलिए मैं वो चीज़ कर पाया था। तो मैं ये चाहता नहीं था इस तरह का कोई प्रेशर। ऐसा नहीं था कि हम लोग तैयार नहीं थे, 10-20 लाख का लोन लेने के लिए तैयार थे, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं 80 लाख का फ्लैट लेता हूँ और 40 लाख का पेमेंट करता हूँ और 40 लाख रुपए
हम अपना लोन करा लेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा। उस समय भी जब हम सोचते थे तो 40-45 के आस-पास सोचते थे कि चलो 30 लाख के आस-पास पेमेंट कर देंगे, 10 लाख अकाउंट में रहेंगे और बाकी 15-20 लाख रुपए का लोन करा लेंगे जो बनता है। लेकिन फिर फाइनली हमने एंड किया, जो 40 लाख रुपए हमने सोच के रखे थे, वहाँ पे हमें एक अच्छी ठीक-ठाक सोसाइटी में फ्लैट मिला हमें और 40 लाख रुपए विद रजिस्ट्री हमें ये फ्लैट पड़ रहा था। और फिर हमने डिसाइड किया कि हमें ये फ्लैट ले लेना चाहिए। फिर उसमें नेगोशिएशन चलती रही और करते-करते ये बात हमारी 35 लाख रुपीज़ पे फाइनल हुई और 35 लाख रुपीज़ में जब हमें ये फ्लैट मिलने लगा, तब हमने सोचा कि ये ले लेते हैं। जब लेने की बारी आई तो ये हुआ कि कैसे लिया जाए, लोन कराना है, नहीं कराना है। फिर मुझे लगा कि क्योंकि मेरी वाइफ़ का मैंने बताया आपको सपना था कि कार चाहिए और मैंने उसे बोल के रखा था कि जब अपना घर होगा तो ज़रूर कार लेंगे। नहीं तो मैं चाहता तो हम लोग पहले भी ले सकते थे क्योंकि हमारी इनकम तो थी, सेविंग भी थी, सब कुछ था, पर आप सोच के देखो हमने कार नहीं ली थी। तो फिर मुझे कार भी लेनी थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, कार को लोन पे ले लेते हैं, घर को फुल पेमेंट पे ले लेते हैं और बाकी अकाउंट में जो पैसे हैं वो रहेंगे। तो ये सब कुछ सोच के हमने घर को पूरा का पूरा एक साथ पेमेंट करके घर लिया और जिस दिन हमने गृह प्रवेश किया, उसी दिन हमने कार भी ले ली और कार भी मैंने काफ़ी सोच समझ के बजट कार ली और कार हमारी पूरी लोन पे है, कंप्लीट लोन। सिर्फ मैंने अराउंड 50,000 रुपीज़ के आसपास उसके पे किए थे, रेस्ट जो 8,50,000 रुपए थे, वो पूरे लोन पे गए और घर हमने पूरा कैश ले लिया 35 लाख रुपीज़ के आसपास का। ये सारी बातें हैं लगभग अभी से सवा साल पहले की। और इस तरीके से मेरी जर्नी में जहाँ पे मैं 10 लाख रुपए बचाने को सोचता था, मैं अगर कभी-कभी मुड़ के देखता हूँ कि कैसे मैं इस लेवल पे पहुँच गया कि मैंने अपना घर ले लिया बिना लोन के और कार भी है। इसके बारे में सोचता हूँ कभी-कभी तो बिल्कुल मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे? कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि भई इस बंदे ने तो यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया इसलिए इसने ऐसा कर लिया। तो ऐसा नहीं है। उससे पहले जब मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैंने सेव उससे पहले भी किया, पर मैंने कभी उसको इन्वेस्ट नहीं किया। पूरी लाइफ में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया था, जो पहले 7-8 साल मैंने जॉब किए। मैंने कभी कोई सपना नहीं देखा कि मेरे अकाउंट में 10 लाख, 5 लाख या कुछ भी अमाउंट होना चाहिए। कभी कोई सपना नहीं देखा। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हो, तो उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाती है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप इस बारे में सोचो। जब आप एक बार सोच लेते हो कि हाँ, मुझे करना है, फिर आपके अंदर ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की और अगर आप सीरियस होके सोचते हो तो डिसिप्लिन भी धीरे-धीरे आ जाता है। जैसे मैंने शुरुआत किया था ₹2000 से और मैंने उसको कंटिन्यू किया। कोरोना में वो गिरा और इतना ज़्यादा गिरा था कि मुझे थोड़ा डर भी लगा। लेकिन मैंने उसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा। मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं तो मैंने ज़रूर किया होता। लेकिन मैंने ये समझा कि कोरोना में मार्केट गिरा और फिर क्योंकि मैं उस समय से मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर रहा था, तो मैं बहुत अच्छे से मार्केट को समझ गया कि मार्केट का ये नेचर है, ये साइकिल्स हैं जो आते-जाते रहते हैं और आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो करंट में भी अभी मार्केट में हो रहा है। तो मैं ये चीज़ उस साइकिल में समझ गया और अपने आप को इन्वेस्टेड रहने दिया उसके बाद भी। नहीं तो देखो कोविड के बाद मार्केट कितना बढ़ गया था। कोई और होता तो शायद उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाता, पर मैंने हिम्मत करके किया। क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये हो जाएगा और मैंने काफ़ी फाइनेंशियल लर्निंग तब तक ले ली थी। इसके अलावा जैसा कि हमारे एक्सपेंस से ही आपको समझ में आ गया होगा, हमने कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस नहीं किए जो शो ऑफ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो चीज़ें की जो ज़रूरी थी। जैसे जब ज़रूरत थी तो हम गोवा भी गए थे घूमने, लेकिन ऐसा नहीं था कि गोवा गए तो बिल्कुल आँख बंद करके पैसे खर्च कर रहे और 2-3 लाख रुपए वहाँ खर्च करा है। हमारे 2 लोगों की ट्रिप 1 लाख रुपए में हो गई थी। ऐसा भी नहीं कि बहुत कंजूसी करके रहें, गोवा गए, लद्दाख गए। इसके अलावा शिमला, नैनीताल, वृंदावन, मसूरी ये सारे ट्रिप्स हमने इसी 4 साल के ड्यूरेशन में किए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने करते हुए भी जो हमें लगता था कि ज़रूरी है, जहाँ कुछ और चीज़ों की मतलब मेन खर्चे तो इसी चीज़ों में होते हैं। इसके अलावा जो फालतू के खर्च होते हैं जैसे कि बाहर ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नहीं खाया, हम लोग भी बाहर खाते थे क्योंकि दोनों लोग वर्किंग थे। लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर जा रहे हैं तो ₹1000 का ऑर्डर कर दिया, कभी 1500 का कर दिया, कभी 2000 का कर दिया, ऐसा नहीं। बाहर खा रहे हैं तो उसका एक बजट होना चाहिए कि 2 लोग खा रहे हैं तो ₹500 एक टाइम के खाने के लिए काफ़ी है, ₹250-250 पर पर्सन। तो ये सोच के खाते थे बाहर, ऐसा नहीं कि कुछ भी खर्च किए जा रहे हैं। कभी कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो बात अलग है, नहीं तो जब आप एक डिसिप्लिन में रहते हो ना और अपने इनकम के हिसाब से खर्च करते हो, कोई शो ऑफ नहीं करते हो। जैसे आईफ़ोन ना मेरे पास है, आज भी नहीं है, ना मेरे पास है, ना मेरी वाइफ़ के पास है, ज़रूरत ही नहीं है, तो शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत? और मेरे ऑफ़िस में 20-25 हज़ार वालों की जो सैलरी वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास भी मैंने आईफ़ोन देखा हुआ है।
तो कार लेनी थी और ले भी सकते थे और बहुत लोग तो ले ही लेते हैं। पर हमारा था कि नहीं चलो पहले अपना घर लेते हैं, फिर कार लेंगे। तो इस तरीके से आप देखते हो कि अगर आप डिसिप्लिन बनाते हो, इस तरह की हैबिट्स को अपने अंदर रखते हो, तो ही ये पॉसिबल है कि आप पैसे बचा पाओगे। और जब आप पैसे बचा पाओगे, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि आप उसको इन्वेस्ट करो और उसको ग्रो होने दो। और जब वो ग्रो होगा, तो ही वो एक बड़ा अमाउंट बन पाएगा, जब आप ये डिसीजन ले पाओ कि हाँ भाई मुझे ईएमआई पे कोई चीज़ नहीं लेनी है, मुझे कार ईएमआई पे नहीं लेनी है, मैं पैसा पे कर दे रहा हूँ। तो आप इस तरह के डिसीजन तभी ले सकते हो। तो उसके लिए उतने पैसे होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मैंने घर ले लिया 35 लाख रुपीस का तो मैं बिल्कुल उसके बाद कंगाल हो गया। ऐसी स्टेज में भी जाके आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपके पास कम से कम 10-15 लाख, 20 लाख का बैकअप होना चाहिए, तब आप ये चीज़ सोच सकते हो। हम लोग के पास था और उसके बावजूद भी हमने अपने लिमिट में रह के इस घर को लिया, ये सोच के कि अभी एक काम करते हैं, इसमें रहते हैं। आगे देखेंगे 5 साल बाद, 4 साल में कैसा रहता है। सब कुछ अच्छा रहा तो 5 साल बाद इसको बेच देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट तो हो ही रही है। 35 में लिया था, 40 की वैल्यू तो अभी इसकी सवा साल के अंदर हो चुकी है। तो अगर आप इस तरह के डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ चीज़ें रखते हो, तो आप भी कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। और मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और भी मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं फाइनेंस के ऊपर, और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े ही वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जर्नी थोड़ी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और आगे के लिए मैं यही कहूँगा कि आप भी इस पे थोड़ा-सा अपने अगर फाइनेंशियल बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं मनीष आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।